हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में। तो बच्चों, यहाँ पर हम लेके आए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके 12th क्लास बायोलॉजी के जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आपने इसमें देखा है बोर्ड पर आपको नाम जरूर दिख रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो बच्चों फटाफट से जुड़ जाएंगे आप और हम लोग करेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व और साथ साथ हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने है कि निम्न में से किसका जीवन काल सबसे अधिक होता है। तो बच्चों, ये प्रश्न है लाइफ स्पेन से। ठीक है, लाइफ स्पेन जो है एनसीईआरटी का जो फर्स्ट लाइन है उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको लाइफ स्पेन करके मिल जाएगा। और साथ साथ एनसीईआरटी में एक पेज दिया गया है जिसमें बहुत सारे जीवों के लाइफ स्पेन को दिखाया भी गया है और बहुत सारे जीवों के लाइफ स्पेन को फिल करने थे। ठीक है, तो बच्चों जो पहला प्रश्न है कि निम्न से किसका जीवन काल सबसे अधिक होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बरगद का, कछुआ का, तोता का और हाथी का कि इनमें से किन का जीवन काल सबसे अधिक होता है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका बरगद का, तो बच्चों बरगद का जो जीवन काल होता है वह होता है 200 वर्ष का। कितना वर्षों का जी? 200 वर्ष का होता है। ठीक है, 200 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। फिर यहाँ पे अगर हम कछुए की बात करें तो कछुआ का जो जीवन काल होता है वो होता है 100 से लेके 150 वर्ष का। ठीक है जी, 100 से 150 वर्ष का। फिर यहाँ पे तोता की बात करते हैं तो बच्चों तोता का जो जीवन काल होता है वह होता है 140 वर्ष। कितना हो जाएगी? 140 वर्ष। और फिर यहाँ पे अगर हम हाथी की बात करते हैं तो इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 60 से 90 वर्ष का। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि किसका जीवन काल सबसे अधिक है। तो बच्चों देखेंगे किसका जीवन काल सबसे अधिक है जी? बनियन का, यानी कि बरगद के पेड़ का। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बनियन ट्री हो जाएगा। एक और बात, यहाँ पर आप एक कंसेप्ट को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप नोट कर लेंगे कि देखिए इस पृथ्वी पर जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के अगर हम लाइफ स्पेन को कंपेयर करेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट्स का जो लाइफ स्पेन है वो एनिमल की तुलना में क्या है? तो अधिक है। ठीक है, तो आप इसे कहीं नोट कर लेंगे कि प्लांट्स का लाइफ स्पेन एनिमल से अधिक होता है, एनिमल से अधिक होता है। ठीक है जी, ओके। तो आपने ये देखा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की जो कि आपके सामने है। और बच्चों दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम जीवों के जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, न कि उसके जीवित रहने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ पूछा जा रहा है कि इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, वृद्धि है, प्रजनन है, श्वसन है और पोषण है। इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके ना होने पर भी जीवित, यानी कि जो जीव हैं वो जीवित रह सकते हैं लेकिन उनके वंश आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ये चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि पहले से उपस्थित जीव अपने जैसा नए जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, ताकि उसका वंश चले। एक और बात, वृद्धि क्या होता है? सजीवों का लक्षण है, तो सभी सजीवों में वृद्धि होती है। जैसे कि हम भी छोटे थे आज बड़े हुए हैं तो वृद्धि हुई है। क्लियर है? और वृद्धि एक्चुअली सेल डिवीजन के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे प्रजनन है, तो देखिए समझे एक प्रयास करेंगे। प्रजनन है तो अगर मान लेते हैं एक बांझ है, यानी कि स्टेराइल कपल है, ठीक है, मेल और फीमेल है, उनके संतान उत्पन्न नहीं हो रहे, ठीक है, उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब वो क्या रहा है बच्चों की संतान उत्पन्न हो नहीं रहे हैं फिर भी क्या है? सजीव है, यानी कि जीवित है। तो बच्चों यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है ये किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है। बिना रिप्रोडक्शन के भी कोई जीव क्या होता है? जीवित रह सकता है। जैसे कि देखिए फिर यहाँ पे जो श्वसन है ये तो सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है और साथ साथ पोषण भी अनिवार्य है, लेकिन जब तक भोजन नहीं करेगा तब तक वो जीवित कैसे रहेगा? ठीक है जी, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बच्चों? प्रजनन। कि प्रजनन वो एक जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा किसी भी जीव की निरंतरता बनी रहती है और किसके
ना होने से जीव मर नहीं जाएगा, वो भी बिना प्रजनन के जीवित रह सकता है। आपने देखा है बहुत सारे फिल्म एक्टर्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तब मान लीजिए वहां पर प्रजनन की प्रक्रिया हो नहीं रही, फिर भी क्या है वो जीवित है ना जी, बिल्कुल है। ठीक, ओके। अब जो अगला प्रश्न आपके सामने कि क्लोन किस प्रकार के प्रजनन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, क्लोन किस प्रकार के प्रजनन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो बच्चों यहां तो प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले आपको एक बात जाननी है कि आखिर ये क्लोन होते क्या है। डायरेक्ट हम लोग क्लोन के किसके द्वारा क्लोन उत्पन्न होते हैं, इसको जानने से पहले हमको ये बात भी जान लेना चाहिए कि आखिर ये क्लोन होते तो होते क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम क्लोन की बात करेंगे तो देखिए, जैसे देखेंगे मान लेते हैं यहाँ पे कोई जीव है, ओके जी, ये कोई जीव है, क्या हुए इसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हुई और सेम टू सेम, देखिएगा सेम टू सेम उत्पन्न हुए, ठीक है। यानी कि देखेंगे इसका जो जेनेटिक्स है वो भी सेम है, और इसका जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब दिखावट, यानी कि जो बाहरी संरचना है, इसका जेनेटिक्स भी सेम है, इसका मॉर्फोलॉजी भी सेम है। तो वैसे जीव जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने जनक के समान होते हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, वैसे जीव जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने जनक के समान होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्लोन कहेंगे। एक और बात ध्यान रखेंगे, जो क्लोन होते हैं ना, इनके जो मेंबर होते हैं, इनके जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं रैमिट। क्या कहते हैं बच्चों, रैमिट कहते हैं। और इनके जो पूर्वज यानी कि एंसेस्टर होते हैं, इनके जो एंसेस्टर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्टेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए प्रश्न पे आते हैं, और प्रश्न कह रहा है कि क्लोन किस प्रकार के प्रजनन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बच्चों समझिए, लैंगिक प्रजनन जो होती है इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, और इसके द्वारा क्लोन कभी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इसके द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अलग अलग देखेंगे, अलग अलग मेल और फीमेल आकर के क्या होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें विभिन्नताएं आती है। कुछ लक्षण जनक जो फीमेल है उससे आता है, कुछ कैरेक्टर उसके मेल से आता है, तो यहाँ पे क्लोन तैयार नहीं हो सकते हैं। अब रहा अलैंगिक प्रजनन। तो बच्चों हाँ, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं एक बैक्टीरिया ही है, तो क्या हो रहा है कि इससे उत्पन्न हो रहे हैं दो जीव जो कि अपने जनक के क्या है, एकदम जेनेटिक और उसका मॉर्फोलॉजी है एकदम सेम टू सेम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। तो ऊपर वाला नहीं होगा, बी नंबर आंसर इसका सही होगा। क्लियर है, ओके। अब हम आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अमीबा के क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। तो बच्चों एक बात समझिए, अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाए कि अमीबा के क्लोन कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अमीबा में रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस होता है। तो समझिए, अमीबा में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वह होता है फिजन। क्या होता है बच्चों, फिजन यानी कि विखंडन होता है। और विखंडन में दो प्रकार के विखंडन होते हैं, एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है मल्टीपल। देखिए, जब फेवरेबल कंडीशन में रहता है तो अमीबा में होता है द्विविखंडन, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो अमीबा में होता है मल्टीपल फिजन, यानी कि बहुविखंडन। और द्विविखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या हो सकता है बच्चों, तो अमीबा के क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। रीजनरेशन तो इसमें होता नहीं है, ये सही नहीं है। मुकुलन भी नहीं होता है, खंडन भी नहीं होता है, जैसा कि हमने अभी बताया कि इसमें फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है बच्चों, होता है इसमें बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होता है, इनके क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि समझिए, मान लेते हैं कि ये क्या है, अमीबा है। क्या बच्चों, एक अमीबा है। अब क्या होता है कि अमीबा से दो अमीबा उत्पन्न हो गए, ठीक है, अमीबा के क्लोन उत्पन्न हो गए। क्लियर है, ऐसे ही क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपके सामने है कि किस किंगडम के जीवों में अलैंगिक प्रजनन पाई जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी और साथ ही साथ नीट के लिए भी, कि किस किंगडम के जो जीव होते हैं उनमें अलैंगिक प्रजनन होती है। तो समझिए, मोनेरा, मोनेरा में भी होता है, प्रोटिस्टा में भी होता है, मोनेरा में भी होता है, प्रोटिस्टा में भी होता है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ए और बी, यानी कि मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पाई जाती है। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं
कि अमीबा में द्विविखंडन के दौरान कौन सा कोशिकांग डबल होता है। तो बच्चों देखिए, सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन है, प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग रीड करेंगे कि ड्यूरिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज डुप्लीकेटेड, यानी कि बाइनरी फिजन में जो अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा सेल ऑर्गेनेल या सेल जो कंटेंट है वो क्या होता है, डबल होता है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम इसके देखिए, ये एक अमीबा है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि अमीबा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो डबल नहीं होते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है सरासर तो गलत है पहले, ठीक है। फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें होता नहीं है, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। अब बच गया न्यूक्लियस। तो बच्चों देखिए, जो अमीबा में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ना, बाइनरी फिजन होता है, तो बाइनरी फिजन में क्या होते हैं, न्यूक्लियस से डबल होते हैं, न्यूक्लियस से डबल होते हैं, फिर सेल डबल हो जाते हैं, यानी कि दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूक्लियस हो जाएगा, जो कि क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। एक और बात समझिए, रिप्रोडक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, डीएनए डबल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। शायद ये आपको पता होगा, आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था कि प्रजनन की क्रिया में डीएनए का डबल होना क्यों जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे कि प्रजनन की क्रिया में डीएनए का डबल होना क्यों आवश्यक है। ठीक है जी, ओके। अब जो आपके सामने प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। जो अगला प्रश्न है आपके सामने वह है जेम्यूल्स पाए जाते हैं, जेम्यूल्स आर फाउंड इन। अब थोड़ा सा समझिए जेम्यूल्स होते क्या है। हमने आपको भली बात जेम्यूल्स के बारे में डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से आपको बताया कि जेम्यूल्स होते क्या है। तो समझिएगा जेम्यूल्स क्या होते हैं। जेम्यूल्स गोलाकार संरचनाएं होती हैं, गोलाकार संरचनाएं होती हैं। और आपने देखिएगा एक बर्डिंग प्रोसेस है मुकुलन। मुकुलन दो प्रकार के होते हैं, अंतःमुकुलन और एक होता है बाह्य मुकुलन, इंडोजिनस बडिंग और एक्सोजिनस बडिंग। तो बच्चों यहाँ पे जो जेम्यूल्स हैं ये इंटरनल बड होते हैं। क्या होता है बच्चों, इंटरनल बड, यानी कि अंतःमुकुल होते हैं। इनका निर्माण बॉडी के अंदर होता है, ये गोलाकार होते हैं, ठीक है। और इनका जो निर्माण होता है बच्चों, ना ही ये अमीबा में बनते हैं। एक्चुअली अमीबा में अभी हमने बताया कि द्विविखंडन होता है, तो इसमें स्पोर तो बनेगा नहीं, ठीक, स्पोर नहीं, ये जेम्यूल्स तो बनेंगे नहीं। फिर पैरामीशिया में भी द्विविखंडन होता है, दोनों में होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है बच्चों, दोनों में होता है बाइनरी फिजन, यानी कि द्विविखंडन होता है, किसी में जेम्यूल्स नहीं बनता है। अब ऑप्शन रहा सी, तो बच्चों स्पॉन्ज में ही जो क्या होते हैं, तो जेम्यूल्स का निर्माण होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका नीट हो चाहे वो आपका बोर्ड हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि जेम्यूल्स कहां पर बनते हैं जी, तो स्पॉन्ज में बनते हैं। अगला प्रश्न है कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। कोनिडिया थोड़ा सा समझिएगा, कोनिडिया क्या होता है। तो कोनिडिया एक विशेष प्रकार के स्पोर्स होते हैं, ठीक है जी, और ये कवक में बनता है। अब कवक का नाम देखिए, अमीबा में देखेंगे तो बच्चों अमीबा में तो बाइनरी फिजन होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन होता है, दोनों में क्या होता है जी, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, दोनों में बाइनरी फिजन। स्पॉन्ज में जेम्यूल्स होता है, अभी हमने बताया है, ठीक है। अब ऑप्शन आप पेनिसिलियम, तो बच्चों पेनिसिलियम एक कवक है, पेनिसिलियम एक कवक है, ठीक है। और पेनिसिलियम में ही बनता है कोनिडिया, कुछ इस प्रकार का होता है, समझने का प्रयास करें, देखिए, ओके जी। समझिएगा ऐसे होते हैं। आपके एनसीईआरटी में ऐसा आपको डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है जी, ओके। देखो देख सकते हैं यहां पर ये कोरेडियोफोर, ठीक है, इसको हम लोग कोरेडियोफोर कहते हैं।
क्या कहते हैं कोनिडिया, और ये है कोनिडिया। ओके जी, क्या है कोनिडिया, ये भी स्पेशल प्रकार के स्पोर्स हैं। और ये कोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, तो कोनिडिया का निर्माण होता है ये पेनिसिलियम में। किसमें जी, तो कोनिडिया का निर्माण होगा पेनिसिलियम में, याद रखेंगे आप, क्लियर है। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिसिलियम। और एक और बात, पेनिसिलियम से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जानिए। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ओके, पेनिसिलियम एक्चुअली एक कवक है। क्या बच्चों, पेनिसिलियम एक कवक है, और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक को निकाला गया था जिसका नाम था पेनिसिलिन, जिसको निकालने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और सबसे पहले जो पेनिसिलिन है इसका प्रयोग किया गया था विश्व युद्ध में। अमेरिकी जो सैनिक थे उन क्षतिग्रस्त हुए थे, तो उनके चोटों पर इसका प्रयोग किया गया था, इसके मरहम का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था बच्चों, तो विश्व युद्ध में, यानी कि वर्ल्ड वार के अंतर्गत, ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इससे एक एंटीबायोटिक को निकाला था जिसे हम आप पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं, क्लियर। ओके, अगला प्रश्न है कि एजिंग के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एंड्रोलॉजी और जीरोंटोलॉजी। बच्चों आपके सामने चार ऑप्शन है। एक है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में किसके स्टडी करते हैं जी, सजीवों का, ठीक है जी। सेल बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, तो सेल का। एंड्रोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आने वाले चैप्टर्स में इसकी भी बात करेंगे। अब रहा जीरोंटोलॉजी, तो ये तीन तो हो गए। तो बच्चों एजिंग का जो स्टडी करते हैं हम लोग करते हैं किसमें, जीरोंटोलॉजी में। एजिंग की स्टडी किसमें करेंगे जी, जीरोंटोलॉजी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, पूरी तरह सही है। आप इसे ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। ओके, अब आप प्रश्न आपके सामने है कि जब कोई व्यक्ति, सुनिए सुनिए ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक उम्र से ज्यादा उम्र का दिखता है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे रामलाल, देखिए देखिए, मान लेते हैं ये रामलाल है, ठीक है। ओके, मुस्कुरा भी रहे हैं, इनके कान भी हैं, स्मार्ट लग रहे हैं जी, कहने का मतलब बहुत ही हीरो लग रहे हैं। अब देखिए मान लेते हैं इनका जो लाइफ है, यानी कि एज है, देखिए इनका जो रियल एज है, क्या जी, इनका जो रियल एज है वो 30 वर्ष है, ठीक है। लेकिन दिखते कितने के हैं, 45 वर्ष के। कितने के दिखते हैं जी, ये जो रामलाल है, कौन है बच्चों, ये है रामलाल। तो रामलाल का वास्तविक उम्र क्या है, तो रामलाल का वास्तविक उम्र है 30 वर्ष, लेकिन दिखते हैं कितने के, 45 वर्ष के। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि रियल एज से अधिक दिखना क्या कहलाता है, तो बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बहुरूपिया होता है, यानी कि अलग अलग रूप बदलना पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये तो होगा नहीं। अब देखिए बोथ तो कभी नहीं होगा, और नॉन ऑफ दिस तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया है जीरोमॉर्फिज्म। तो बच्चों समझने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न का तो जवाब यही सही है कि जीरोमॉर्फिज्म होता है। लेकिन आप जानिए कि जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक उम्र से ज्यादा उम्र का दिखता है तो बच्चों उसको हम कहते हैं जीरोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं जी, जीरोमॉर्फिज्म कहते हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और बच्चों इस ये जो वीडियो है इसका आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में इसके मिल जाएंगे, ठीक। तो किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप इस चैनल पर बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए जोरों शोरों से, क्योंकि बच्चों अगर आपका टारगेट है 95 लाना तो आपको यहाँ से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके कंप्लीट सिलेबस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराएंगे, ताकि आपके नीट के भी एग्जाम में प्रश्न पूछे तो यहीं से आए, और आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे तो यहीं से आए। बहुत सारी, यानी कि यहाँ पे हम हजारों हजारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है जी। अब प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग गौर से समझते हैं कि प्रजनन को माना जा सकता है, प्रजनन को माना जा सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज, क्या माना जा सकता है, एक जैवीय प्रक्रिया। बिल्कुल सही जवाब है। जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र, हमने एनसीईआरटी में एक लाइन था कि प्रजनन क्या है, तो प्रजनन में देखते हैं कि प्रजनन में होता है कि जन्म, वृद्धि और मृत्यु हो शामिल होता है। फिर यहाँ पे एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जाति की निरंतरता बनी रहती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बच्चों ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है और सी भी सही लग रहा है, ठीक है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जायज है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, पूरी तरह सही हैं। तो उपरोक्त सभी
यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो यानी आपका जो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्योंकि बच्चों देखिएगा, प्रजनन क्या है कि जैविक प्रक्रिया भी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है, और साथ ही साथ क्या होता है, बच्चे का इसमें जन्म होता है, वृद्धि होता है और ये मृत्यु भी होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में क्या होते हैं कि जैसे कि कोई जीव हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके जगह का भी रिप्लेसमेंट हो जाता है उसके संतान के द्वारा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। अभी कुछ वक्त पहले हमने यहाँ पे देखा था कि कोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है। तो बच्चों देखिएगा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके। ठीक है बच्चों, तो एकदम मस्ती में पढ़ते रहिए और हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो देखिए, पेनिसिलियम में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वह होता है, देखिए, कोनिडिया के द्वारा। आपको ऑलरेडी पता है कोनिडिया के द्वारा ही होता है, तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। तो पेनिसिलियम में क्या बनता है जी, कोनिडिया बनता है। और पेनिसिलियम क्या है तो बच्चों एक कवक है, याद रखेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उनको हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब जो अगला प्रश्न है कि डॉली किसका क्लोन है। ठीक है बच्चों, देखिए, क्लोन नेचुरली भी बनते हैं और क्लोन को लैब में भी बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्लोन को लैब में भी बनाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले लैब में क्लोन तैयार किया गया था एक भेड़ का। किसका जी, एक भेड़ का, जिसका नाम था डॉली। ठीक है, तो डॉली क्या है तो एक सीप है। क्या बच्चों, डॉली एक सीप है। ठीक है, फिर आप अगर काऊ की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे, जब पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम बात करेंगे रोजी का, जो कि एक गाय थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा सी, कि डॉली क्या है तो भेड़ का क्लोन है। ओके जी। अब ऑप्शन है कि जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स आर, देखिए, जून्स का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि मोटाइल। क्या होता है बच्चों, जो स्पोर। आपने पढ़ा होगा कि वैसे स्पोर जो कि गतिशील होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जू स्पोर। और साथ ही साथ देखिएगा, इससे प्रश्न ये भी राइज होगा कि कौन ऐसा स्पोर है जो कि जिसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, यानी कि नेक्ड होता है। तो बच्चों वो जो स्पोर ही है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। लेकिन ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि जो स्पोर होता है। ऑप्शन की ओर देखते हैं कि मोटाइल स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल गैमेट ऑफ हाइड्रा, मोटाइल गैमेट ऑफ हाइड्रा, नॉन मोटाइल गैमेट ऑफ पेनिसिलियम। तो बच्चों समझिए, पेनिसिलियम में तो गैमेट बनेगा नहीं, इसमें हाइड्रा में और ये दोनों में, तीनों देखिए, तीनों में गैमेट नहीं बनेंगे, ना इसमें गैमेट बनेगा, ना इसमें गैमेट बनेगा, ना इसमें गैमेट बन रहा है। ठीक है, अब यह कि मोटाइल स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, तो बिल्कुल आपने पढ़ा है कि देखिए ऐसे होते हैं ये चल बीजाणु, इनका निर्माण होता है जो स्पोरेंजियम में। कहा होता है बच्चों, जो स्पोरेंजियम में होते हैं। तो वहीं पूछा गया था कि क्या होते हैं, तो ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। क्या होता है बच्चों, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपके सामने, वो हो जाएगा ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, अब देखिएगा, जो अगला प्रश्न है वह है कि हाइड्रा में प्रजनन की क्रिया होती है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक हम जीव बनाते हैं। ठीक है, ये एक हाइड्रा है। क्या बच्चों, एक हाइड्रा है। अब हाइड्रा के शरीर में एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, और ये उभार क्या होता है, तो ये जो उभार है ये पूरी तरह विकसित होता है अपने जनक के जैसा। ठीक है जी बच्चों, पूरी तरह अपने जनक के जैसा विकसित होता है, और एक समय आता है कि ये अपने जनक के क्या होता है, तो जनक के शरीर से अलग हो जाता है। क्या होता है बच्चों, जनक के शरीर से। अब देखिए, इसको हम लोग कहते हैं बड। क्या कहते हैं जी, ये भी बड है, ओके, ये भी बड है। तब जनक के शरीर से अलग हो जाता है और अलग होकर के नए जीव को बना लेते हैं, यानी कि न्यू हाइड्रा बनाता है। तो जो प्रक्रिया बड से संपन्न हो रही है, किससे हो रही है बच्चों, बड से। तो बड से संपन्न होगी, नए जीव बनेंगे, तो इसको बोलेंगे बडिंग। तो देखते हैं हाइड्रा में प्रजनन की क्या प्रक्रिया होती है जी, तो वो प्रक्रिया होती है बडिंग की, यानी कि मुकुलन की। ठीक है ना जी बच्चों। एक और बात बता दें, बडिंग हाइड्रा के अलावा और किस जीव में होता है, अगर आपको पता है तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि हाइड्रा के अलावा बॉडिंग प्रक्रिया किस जीव में पाई जाती है। अब प्रश्न आपके सामने, अरेंज द ऑर्गेनिज्म सो बिलो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पेन। यानी कि बच्चों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनके लाइफ स्पेन के अनुसार इनको अरेंज करेंगे।
चलिए हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि किनका जीवन काल क्या होता है। इन द इंक्रीजिंग मतलब पहले घटते घटते यानी असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। आरोही क्रम पढ़े ना बच्चों, वही आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले अगर हम तोता की बात करेंगे तो तोता का जीवन काल कितना होता है जी? तोता का जो जीवन काल होता है वह होता है 140 वर्ष। क्रोकोडाइल का कितना होता है जी? 60 वर्ष। कौवा कितना होता है? 15 वर्ष। सबसे पहले देखिए, पहले कौवा, फिर क्रोकोडाइल, फिर पैरट। तो बच्चों आपका जो सही जवाब होगा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा बी। क्योंकि देखिए कौवा का 15 वर्ष है, फिर क्रोकोडाइल का 60 वर्ष है और ये तोता का 140 वर्ष है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तोता। तो बच्चों इसी प्रकार से जो प्रश्न है ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए नहीं। किसके लिए बच्चों? ये आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही नीट में प्रश्न पूछे जाते हैं। कहेगा कि बहुत सारे जीवों के लाइफ स्पेन दे देगा, यानी 3-4 जीवों का लाइफ स्पेन देखा कि इसको अरेंज करिए, या तो घटते क्रम में पूछ देगा या तो बढ़ते क्रम में। तो बच्चों पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है तो पहले होगा क्रो, फिर होगा क्रोकोडाइल, फिर होगा पैरट। लेकिन यहीं पे अगर पूछ दे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले होता पैरट, फिर होता क्या? क्रोकोडाइल, और फिर होता क्रो। यानी कि ऑप्शन तब क्या होता है? तब ऑप्शन आपका डी सही होता है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑप्शन क्या होगा? इसका बी सही होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं। स्टडी द फ्लोइंग डायग्राम एंड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कह रहा है कि आप डायग्राम देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और आप इसे नीट के लिए इंपोर्टेंट करेंगे। किसके लिए बच्चों? तो नीट के लिए इंपोर्टेंट करेंगे। नीट के एग्जाम में डायग्राम बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि स्टडी द फ्लोइंग डायग्राम एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, यानी कि इन सभी डायग्राम को पढ़ेंगे, देखेंगे और इंफॉर्मेशन दिया गया उसको देखेंगे। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है? जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास। ठीक है जी, चारों ये ए क्या है? क्लेमाइडोमोनास का जूस्पोर है। फिर यहाँ पे बर्ड्स कोनिडिया है, पेनिसिलियम का कोनिडिया है, हाइडा का बर्ड है और स्पॉन्ज का जेम्यूल्स है। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ऑल द एबव आर बॉडीज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बॉडी इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात समझिए, ये चारों दिए गए, क्या इसमें किसी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? नहीं ना होता है जी। ना ही आपके इसमें ये पेनिसिलियम में होता है, ना ही हाइड्रा में होता है, ना ही स्पंज में होता है, ना ही आपके क्लेमाइडोमोनास में होते हैं। क्लियर है? तो पूछा जा रहा है कि ऑल द एबव आर, क्या जो सभी संरचनाएं हैं इनके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो ये होगा बिल्कुल गलत जवाब। समझिए, बॉडीज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों ये जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड और ये जेम्यूल्स चारों के चारों आपके अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही जवाब होगा बी, यानी कि बॉडीज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, फिर से डायग्राम बेस्ड प्रश्न है कि रेफर द गिवन फिगर विच शो द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजन। अब देखिए आपने बाइनरी फिजन डिस्कस किया है, आपने मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन सब पढ़ा है। उसी के आधार पर यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, जल्दी से जवाब दीजिए अगर आपको पता हो तो। ठीक है जी, चलिए अब समझिए, यहां पर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहला है देखिए ऊपर जो ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है कि ये लंबवत विखंडन की बात कर रही है, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन की बात की जा रही है। दूसरा ट्रांसवर्स की बात की जा रही है और जो तीसरा है मल्टीपल की बात की जा रही है। एक बात समझिए, अगर हम लंबवत द्विविखंडन की बात करेंगे तो आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स का थ्योरी का, तो उसमें जाकर के आप बाइनरी फिजन का वीडियो देखिए, तब जाकर के आप इस प्रश्न को एकदम पूरा पूरा सही से कर पाएंगे। ठीक है, तब देखिएगा पहले ये युगलीना है, तो देखिएगा जो युगलीना होता है ना बच्चों, तो इसमें होता है द्विविखंडन। जो द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है ये होता है ऐसे लंबवत। क्या होती है बच्चों? ऐसे ये लंबवत होता है, युगलीना में लंबवत होता है। ठीक है, युगलीना में लंबवत होता है। क्लियर है? अब ट्रांसवर्स की बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो पैरामीशियम है। ठीक है, तो ये युगलीना का है, ये पैरामीशियम का है। अब है ये
समझने का प्रयास करेंगे। मल्टीपल फिजन, तो मल्टीपल फिजन में बच्चों यहाँ पे प्लाज्मोडियम नहीं है, प्लाज्मोडियम सी ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, अमीबा। तो अमीबा में भी मल्टीपल फिजन होता है। जस्ट हमने कुछ वक्त पहले आपको बताया था कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब उसमें जो अमीबा में क्या होता है, बहुविखंडन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हुआ यूलिना पैरामीशियम अमीबा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यूलिना पैरामीशियम और अमीबा। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझाते हैं, आप समझिए। पूछा जा रहा है कि रिफर द गिवन फिगर व्हिच शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजन। डायग्राम दिया गया है, इसको समझना है और बताना है, ऑप्शन देना है कि ए नंबर क्या है, बी नंबर क्या है और सी नंबर क्या है। ठीक है जी, आई होप आपका जो जवाब होगा वो होगा डी। अब है कि स्टडी द गिवन फिगर एंड प्रोसेस रिप्रेजेंट द बाइनरी फिजन। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने बाइनरी फिजन को डिस्कस किया था अमीबा में तो ये डायग्राम आपने या आपको भली भांति पता होगा। एनसीईआरटी का डायग्राम है जी, किसका डायग्राम है, एनसीईआरटी का। और इसलिए बच्चों अगर आप चाहते हैं कि नीट में 100% करें, बोर्ड में भी आपका 100% हो, तो सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को थ्रोली पढ़िए और अपने एग्जाम की तैयारी को, यानी अपने एग्जाम की तैयारी करें और मार्क्स को बूस्ट करें हमारे साथ। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं, डायग्राम को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि स्टार्ट द गिवन फिगर एंड द प्रोसेस रिप्रेजेंट द बाइनरी फिजन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया का प्रोसेस दिया गया है। अब आपको ये नंबरिंग बताना है कि कौन पहले क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन है पहला कि ये डॉटर है, क्या है, डॉटर है, फिर ये बड़ा हो रहा है, इनलार्ज ऑफ न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे ये पेरेंट है और वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये सीडोपोडिया का। तो देखिए समझिए, सबसे पहले पेरेंट आता है, क्या था बच्चों, सबसे पहले पेरेंट आता है, क्लियर। तो सबसे पहले तो सी होगा। अब पेरेंट के बाद क्या होता है, उसका सीडोपोडिया होता है, वो डिसअपियर होता है या मिनिमाइजेशन होता है। उसके बाद आ जाएगा ई, क्या आ जाएगा बच्चों, ई आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे जो आता है ये इनलार्ज होता है, सेल क्या होता है, इनलार्ज होता है टूटने के लिए। तो फिर आ जाएगा सी, ई के बाद आ जाएगा बी। फिर यहाँ पे अब देखिए, अब क्या होगा, डी होगा, पूरी तरह ये अब टूटने टूटने होगा, और अंत में क्या हो जाएगा, ए। तो सी ई बी डी ए, ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों कि कौन कौन सा है। सी ई बी डी ए, बिल्कुल यहाँ पे जो जवाब है सी ई बी डी ए। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ये होगा, ये पेरेंट सेल सामने होगा, फिर यहाँ पे सीडोपोडिया का मिनिमाइजेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, सेल इनलार्ज होंगे और ये फिर टूटेंगे और डॉटर बनेंगे। तो इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ई बी डी ए। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होंगे। अब किसमें अलैंगिक प्रजनन कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, बी विभाजन नहीं बच्चों, कोशिका विभाजन के द्वारा, यानी कि सेल डिवीजन ही किसमें, रिप्रोडक्शन का एक माध्यम है। तो बच्चों समझिए, वैसे जीव जिनमें बाइनरी फिजन होती है उनमें सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का एक माध्यम होता है। ऑप्शन देखें ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, बोथ और नॉन ऑफ दिस। इस प्रश्न को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया, ऑप्शन सेम टू सेम है। तो बच्चों मोनेरा में जैसे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटिस्टा या अमीबा इत्यादि, तो यहां पर जो देख रहे हैं कि बाइनरी फिजन होते हैं, अमीबा और प्रोटिस्टा में क्या होता है बच्चों, बाइनरी फिजन होते हैं, और बाइनरी फिजन में आपके विभाजन ही भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, यानी कि बोथ। आई होप कि आपको पूरी तरह क्लियर है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक भाग लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स भाग लेते हैं। ये तो आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रॉपर्टी में भी पढ़ी है, हमने आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो जा करके थ्योरी का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है कितने दिनों से, आप उसको पढ़िए और फिर एमसीक्यू लगाएंगे ना तो आपका एक भी एमसीक्यू बाकी नहीं रहेगा, सभी के सभी प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, और हाँ अगर आपको दिक्कत लग रही है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको पूरे आपके सिलेबस की तैयारी करा देंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे। और दावे के साथ कहते हैं, अगर आप इस चैनल पे पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो अपने एग्जाम में, चाहे वो नीट का एग्जाम, उसमें बेहतर तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपने बोर्ड के एग्जाम में आपका जो 95% का सपना, देखिए बहुत सारे बच्चों का 95% का सपना होता है, लेकिन उसको
कंटेंट नहीं मिल पाते हैं, उतना टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं कि क्या हो सके उनका 95% आ सके। तो बच्चों आपके लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सीरीज लाया है ताकि आपका जो सपना है वो साकार हो सके, आप अपने सपने को पीछे नहीं। एक और बात समझेंगे बच्चों, अगर सपना बड़ा है तो उसके लिए आपको मेहनत भी जोरदार करनी पड़ेगी, मेहनत भी ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चों सालों भर हमसे जुड़े रहेंगे, आपका भला ही होगा। चलिए, तो अलैंगिक जनन में प्रजनन जनन कितने भाग, देखिए 3 तो कभी नहीं होता है, 2 सेक्सुअल में भाग लेते हैं, जी हाँ। तो अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक भाग लेते हैं और एक ही जनक से नए संतान उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि अपने जनक के बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं और क्लोन कहे जाते हैं, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब है प्रश्न दूसरा, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसमें बाह्य मुकुलन की क्रिया होती है। बाह्य मुकुलन की क्रिया किसमें होती है, समझिए। बाह्य मुकुलन यानी कि एक्सोजेनस बर्डिंग, बाह्य है ना जी, ओके, एक्सोजेनस बर्डिंग है, ठीक है। ऑप्शन है ए बी सी और डी। एक बात समझिए, क्रिया नहीं होती है या होती है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉट, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मोड ऑफ बर्डिंग इज इंटरनल, किसमें नॉट इंटरनल। बायोमुकुलन पूछा जा रहा है जी, एक्सोजीनस पूछा जा रहा है। तो एक्सोजीनस किसमें होता है, हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, स्पंज में इंडोजीनस होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और बी, ठीक है। ऑप्शन ए और बी, एक डी कर लेंगे, यानी कि ए और बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ए और बी, हाइड्रा और ईस्ट। ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाइड्रा में बर्निंग की प्रक्रिया होती है, ईस्ट में भी बर्निंग की प्रक्रिया होती है, कि ईस्ट किस प्रकार के प्रोसेस के द्वारा इनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है, तो बर्निंग होती है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा हाइड्रा और ईस्ट दोनों। जेम्यूल्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, तनिक आप लोग समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा जेम्यूल्स के डायग्राम को देखते हैं। देखिए ये जेम्यूल्स बन रहा है, अब इसमें खास प्रकार के सेल्स हैं, ये सेल्स हो गए। अब देखिए गाइस, ये जो जेम्यूल्स होते हैं इनके ऊपर ये कांटे होते हैं, ये इसका ओपनिंग है, इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए इसके अंदर जो सेल्स हैं इनका नाम है आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। तो बच्चों आर्कियोसाइट्स ही क्या होते हैं, जेम्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले विशेष कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्कियोसाइट्स। जूस्पोर तो ये क्लेमाइडोमोनास में बनता है, लेकिन जेम्यूल्स पूछा जा रहा है तो जेम्यूल्स स्पंज में बनते हैं। एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, ये तो एक्चुअली ये प्लांट के हिस्से हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपको इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ये आर्कियोसाइट्स। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, यानी कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही मिलान किया गया है। तो समझिएगा, अदरक में शक्कर, अदरक में शक्कर नहीं पाया जाता है, क्लेमाइडोमाइस में कोलेडिया बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ईस्ट में जूस्पोर बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्याज, प्याज में क्या होता है, बल्ब होता है, प्याज में ही बल्ब पाए जाते हैं, ठीक है, प्याज में। इसलिए हम प्याज को कांदा भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कांदा भी कहते हैं, कंधा बल्ब, ठीक है। एक बात समझिए, तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, कि काय के जनन में किसमें जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, समझिए। तो बल्ब क्या है, तो एक कंडेंस शूट होता है, एक पूरी तरह संकीर्ण तना होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समझिए, निम्न से कौन सा ही सुमेलित है, तो बच्चों क्या है, वो प्याज है, प्याज में क्या होता है, बल्ब पाया जाता है, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि अलैंगिक जनन सामान्य है, अलैंगिक जनन सामान्य है, यानी कि कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें, एक उसके जीवों में, बिल्कुल सही जवाब,
सरल संगठन वाले जीवों में, बिल्कुल ये सरल संगठन वाले, देखिए प्लांट की बात की जा रही है, जीवों में नहीं, यहाँ पे होना चाहिए पादप। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए? पादप। अपेक्षाकृत सरल संगठन वाले जंतुओं में, सही है। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कुछ निम्न कोटि के एनिमल्स होते हैं उनमें भी ये सेक्सुअल होता है, प्लांट्स में भी होता है, और एक उसके जीवों में तो होता ही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। तो बच्चों ये था आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है जी, चलिए तो एक मोटिवेशन के साथ हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। और बच्चों मोटिवेशन यही है, आज का मोटिवेशन है कि थोड़ा जिद्दी हूं, समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपने के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, ये मुझे नहीं आता। तो बच्चों अगर आपने सपना देखा है, आपने ख्वाब देखा है कि आप अपने एग्जाम में 95% लाएंगे, आपने ख्वाब देखा है कि आप अपने नीट में अच्छा स्कोर लाएंगे, तो बच्चों उसके लिए आपको डट कर मेहनत करना होगा। आप क्या करेंगे? अपने लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी वर्क हैं उसको करेंगे, ताकि आपका जो टारगेट है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो बच्चों थैंक्स फॉर वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।